आदाब, मैं सोनिया सिंह हाजिर हूँ इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड फाइनेंशियल लिटरेसी का खास प्रोग्राम लेकर पैसा बोलता है। हमारे इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कारोबारियों को कर्ज देने वाले नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस की। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी एनबीएफसीज ऐसे इदारे हैं जो बैंक के जैसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता। इसकी वजह से बैंकों से ज़्यादा रेगुलेशंस उन्हें फॉलो करना होता है और बहुत से मामलों में बैंकों से उन्हें बहुत कम रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अब हमें समझने वाली बात यह है कि कौन से एनबीएफसीज ऐसे हैं जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस या बहुत छोटे छोटे और मझोले कारोबार के लिए कर्ज प्रोवाइड करवाते हैं, और ऐसे कारोबारियों के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस से कर्ज लेना कैसे मुनाफे का सौदा हो सकता है। इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप भटनागर और साथ ही हैं एमएसएमई मामलों की एक्सपर्ट ऋतु प्रकाश सिंह। आप दोनों का हम शो में स्वागत करते हैं और शुरुआत लेडीज़ फर्स्ट से ऋतु से करते हैं। ऋतु, बैंकों से लोन क्यों नहीं मिलता जो एनबीएफसी की तरफ जाना पड़ता है, क्या रीज़न है? ऐसा नहीं है कि बैंकों से लोन नहीं मिलता है। रीज़न ये होता है कि बैंक्स क्योंकि एक प्रॉपर उनका आरबीआई के तहत उनका एक रेगुलेशंस और उनको एक लिक्विडिटी और उसका फॉलो करना पड़ता है, इसलिए बैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट उनके तरीके होते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनका प्रॉपर थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। अगर हम आउटरीच की बात करें या बैंक्स की पहुंच की बात करें तो एनबीएफसीज कभी भी उनके बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक्स की ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादातर एरियाज़ में आपको मिल जाएंगी। पर जहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि लोन के लिए कि बैंक्स के क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस इतना लंबा होता है कि कभी कभी जहाँ पर एमएसएमईज को बहुत जल्दी लोन की ज़रूरत होती है वहाँ पे बैंक उनकी मदद नहीं कर पाते, तो ऐसे समय पे जो है वो एनबीएफसीज पिक्चर में आते हैं, क्योंकि एनबीएफसीज के जो है उन्होंने अपने रेगुलेशन ऐसे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, उन्होंने तरीके इस तरह से कर रखे हैं कि वो कम समय में जो है वो एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड कर पाते हैं। जी, लेकिन संदीप, क्या कोई लो क्रेडिट रेटिंग इस सब टाइप की चीज़ें भी होती हैं जो बैंक आपको लोन नहीं देना चाहेगा, या कोई ऐसी रुकावटें आती हैं जो आपको ऑल्टरनेट तरीके ढूंढने पड़ते हैं, जैसे अगर कोलैटरल नहीं हुआ आपके पास, या फिर जैसे सिबिल स्कोर आजकल होता है, तो वो सिबिल स्कोर क्या है अगर आप बताएं? जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात कर रखी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो एमएसएमईज हैं या जो भी कोई लोन लेने जाता है बैंक के पास, तो वो लोग बहुत सारे क्राइटेरिया अभी जैसे बताया तो वो मीट करने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर जैसे कोलैटरल की एक बात आपने कही कि कोलैटरल अक्सर बैंक जो होते हैं वो कोलैटरल मांगते हैं, और अगर कोई छोटा व्यापारी है या छोटा बिजनेसमैन है या छोटा फैक्ट्री है तो उसने क्योंकि बिज़नेस अभी अभी स्टार्ट किया है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके पास कोई कोलैटरल होगा। कोलैटरल से मतलब मैं दर्शकों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि कोलैटरल का मतलब है कि कोई चीज़ आपके पास ऐसी है जो आप गिरवी रखें और उसके सिक्योरिटी में आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको वो लोन प्रोवाइड करें। तो जब कोलैटरल नहीं होता है तो उस केस में बैंक आपके लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं और आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ जैसे सिबिल का स्कोर होता है, सिबिल का स्कोर क्या होता है कि सिबिल एक रेटिंग एजेंसी है जो कि एक रेटिंग देती है हर एक बोरोवर को कि आपने अगर कोई लोन लिया है और लोन का अगर आपका पेमेंट अच्छा है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, और अगर आपने कोई लोन लिया और आपने उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट किया, आपने कुछ पेमेंट टाइम पे नहीं करी, तो सिबिल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा। तो जब भी कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी कोई लोन एप्लीकेशन उनके पास आती है तो वो उसका सिबिल स्कोर भी चेक करते हैं, और अगर उनको सिबिल स्कोर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक लगता है तो वो लोन उसका पास करते हैं, और अगर नहीं लगता है तो उस लोन को वो रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ केसेस में अब जैसे अगर हम कंपेयर करें बैंक्स और एनबीएफसीज को, तो बैंक्स जो है अपने स्ट्रिंजेंट रूल्स की वजह से किसी भी लोन, अगर कोई किसी का सिबिल स्कोर कम है तो उसका वो लोन प्रोसेस नहीं करेंगे, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एनबीएफसी इस
मामले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि सिबिल स्कोर मान लीजिए अगर किसी का थोड़ा सा ख़राब भी है तो वो और चीज़ों को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि क्या उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बिज़नेस की वो अच्छी है कि नहीं है, उसका कैश फ्लो कैसा है, वो ये सारी चीज़ें चेक करके तो भी उस लोन को वो प्रोसेस कर देते हैं, बावजूद इसके कि उसका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है। दूसरा, एनबीएफसी के अंदर एक और फ़ायदा ये होता है कि वो कोलैटरल पे इंसिस्ट नहीं करते। इनफैक्ट उनके बहुत सारे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें वो कोलैटरल लेते ही नहीं हैं, और इसलिए एमएसएमईज़ उनके पास जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होती है और उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और अक्सर जल्दी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनबीएफसीज़ उस लोन को बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं और उनको लोन मिल जाता है बगैर कोलैटरल के। तो जी, इस मामले में एनबीएफसी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो संदीप मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगी कि पर्पस क्या होता है लोन का एमएसएमईज़ के लिए। लेकिन ऋतु यहाँ पे ये बताओ कि सपोज़ हमारे जो दर्शक हैं उनमें से किसी का कोई कारोबार है, कोई छोटा कारोबार है या कोई मझोला कारोबार है, और वो बैंक के पास गए थे और बैंक ने उनको लोन देने से मना कर दिया। अब हम ये शो कर रहे हैं तो जाहिर है कि एनबीएफसीज़ की तरफ हम बता रहे हैं कि आप एनबीएफसी की तरफ जाइए, तो एनबीएफसी क्या देखेगा? उनका कोई मिनिमम एनुअल टर्नओवर देखेगा या फिर ये देखेगा कि उनके कोई जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं? कि कैसे वो तय करेंगे कि हाँ इसको हम लोन दे सकते हैं या नहीं? बैंक रिफ्यूज़ कर चुका है। जी ऐसे में सोनिया जी क्या है कि आजकल जो है वो एनबीएफसी जो है वो डेटा टेक्नोलॉजी, या हम उसको कहें कि आजकल वो कैश फ्लो बेस्ड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए। अब कैश बेस्ड फ्लो सिस्टम क्या है कि वो सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट जो है वो बोरोवर से मांगते हैं। एक उनका जीएसटी, एक उनका वो सिबिल स्कोर देखते हैं, एक उनका वो बैंक स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर किसी के पास जीएसटी नहीं है तो वो उसका 6 मंथ्स का एवरेज बैंक बैलेंस को कंसिडर करते हैं। जैसा कि आपने बोला कि ऐसे केस जहाँ पे बैंक ने उस एमएसएमईज़ को मना कर दिया है लोन के लिए, वो एनबीएफसी के पास आते हैं, तो वो रीज़न कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि संदीप जी ने कहा कि हम लोग एनबीएफसीज़ में सिबिल के अलग अलग बैरियर्स होते हैं। जैसे बैंक्स अगर 700 सिबिल पे करता है तो हो सकता है एनबीएफसी, बहुत से एनबीएफसी तो 650 पे भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आता है कोलैटरल और नॉन कोलैटरल, तो बैंक्स भी जो है वो नॉन कोलैटरल लोन प्रोवाइड्स करते हैं और कोलैटरल वाले भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसे में टिकट साइज़ जो है वो सिर्फ अगर इंडस्ट्री में देखें तो 6 लाख का जो है वो एवरेज टिकट साइज़ होता है, बट इसमें जो इंटरेस्ट रेट, जो यील्ड बोरोवर को देनी पड़ती है वो थोड़ा सा हायर साइड में होती है, वो 18-19% तक जाती है नॉन कोलैटरल के केस में। तो कोलैटरल और नॉन कोलैटरल 2 तरह के लोन जो है वो बोथ एनबीएफसी बैंक प्रोवाइड करती है। पर जहाँ पर बैंक ने अगर एमएसएमई को मना कर दिया है तो एनबीएफसी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर लिबरल इस केस में भी होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो बोरोवर हो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो और उसका जो है कुछ थोड़ा सा जो बही खाता या बैलेंस शीट वो कच्चे में भी हो, कच्चा मीन्स कि कैश का भी वो काम करता हो, तो ऐसे केसेस बैंक बिल्कुल इंटरटेन नहीं करता है। बट एनबीएफसीज जो हैं उन्होंने जो कैश बेस्ड फ्लो टेक्नोलॉजी को, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो है वो लोग जो कैश का कंपोनेंट है उसको भी वो लोग कंसिडर करते हैं। जैसे कि वो एमएसएमईज के जो है 6 मंथ्स या 1 ईयर के परचेज इनवॉइसेस, या उसके पास क्या ऑर्डर्स हैं, वो किस तरीके से वो उसकी इनकम का क्या सोर्स है, रीपेमेंट हिस्ट्री वो कैसी है, या वो रीपेमेंट करने के लिए कितना वो उसकी एबिलिटी क्या है, ये सारा एसेस करते हैं। प्लस वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। तो इन दोनों को क्लब करके एनबीएफसी एक ये जरिया बना देता है कि उस एमएसएमई को जिसको बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है उसको वो लोन प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर जो है वो एनबीएफसी एक कदम आगे बढ़कर एमएसएमईज की मदद करके उन्हें लोन प्रोवाइड करने की वो देता है। तो कोई ऐसे ऋतु भी बिजनेस होते हैं जो हाई रिस्क लगें और एनबीएफसीज उनको मना कर दें? कुछ ऐसा आपकी कभी एक्सपीरियंस में आए? ऐसा बहुत सी एनबीएफसी ऐसी हैं कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज को लोन थोड़ा सा देने में हिचकिचाती हैं, या जो एमएसएमईज जिनकी इनकम एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, क्योंकि उनका क्या होता है कि बाहर के जो चीज़ें जिसमें हमारा कोई वो नहीं है, अगर बाहर ग्लोबल तरीके में कोई भी डिस्टर्बेंस हुई तो उनके पेमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। तो वो एमएसएमईज की जब के जो ऑर्डर्स फंसेंगे, उसे इनकम नहीं आएगी, तो वो रीपेमेंट यानी कि जो वो लोन ले रखा है उसकी ईएमआई नहीं दे पाएगा। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज को थोड़ा सा रिस्की है। ऐसा नहीं है कि उन्हें लोन नहीं मिलता, बट बहुत से एनबीएफसीज उन पर थोड़ा सा नज़र रखते हैं, या वो लोग प्रोवाइड नहीं करते, या फिर उन्होंने
एक कैपिंग कर रखी होती है कि हम इससे ज़्यादा जो है इनको लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। जी संदीप, जैसे बैंक को जब हम लोन मांगने जाते हैं तो जाहिर है अपना पर्पस ज़रूर बताना पड़ता है कि भाई ये एक्सपेंशन के लिए है या फिर ये वर्किंग कैपिटल के लिए है या फिर कोई आपको परचेज़ करना है कोई इक्विपमेंट या फिर कोई ऑपरेशनल कॉस्ट करनी है। तो क्या NBFCs भी ये सब रीजंस बहुत आइडेंटिफाई करती हैं, उसके बाद ही MSMEs को लोन मिलता है या फिर लिबरल है? जी सोनिया, आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि MSMEs के लिए या कोई भी जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसका पर्पस ज़रूर होना चाहिए और वो पर्पस NBFC भी ज़रूर उससे लेती है, क्योंकि अगर उसे पर्पस नहीं पता होगा तो उसको नहीं पता कि वो फंड्स लेके कहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पहले केसेस ऐसे आते थे कि फंड्स लेके जो बोरोअर है वो दूसरी जगह उन्हें डाइवर्ट कर देते थे और उसका मिस अप्रोप्रिएशन होता था, जो कि एज़ पर बैंकिंग रेगुलेशंस वो इलीगल होता है। तो इसलिए MSMEs के लिए या किसी भी बोरोअर के लिए ये बताना ज़रूरी है कि वो किस लिए फ़ंड ले रहा है, अनलेस एंड अनटिल के वो कोई पर्सनल लोन, अगर वो बोलता है कि मैं पर्सनल लोन ले रहा हूँ तो पर्सनल लोन में तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप पर्सनल आप बोरोइंग कर रहे हैं, आप जो भी उसका यूज़ करें। लेकिन अगर आप बिज़नेस लोन ले रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको किस पर्पज़ के लिए लोन चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि MSMEs में वर्किंग कैपिटल की क्रंच कई बार आ जाता है। इसका कारण ये है कि जब कोई MSME कोई सप्लाई करता है तो जो कोई उसका जो जिसको उसने सप्लाई किया है उसका जो कस्टमर है वो MSME को बहुत नीचे एक लेवल पे रखता है जब उसकी पेमेंट की बारी आती है। वो औरों की पेमेंट पहले क्लियर करते हैं, MSME की पेमेंट बाद में क्लियर होती है। तो अक्सर MSMEs को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनका वर्किंग कैपिटल का इशू आ जाता है। तो उसके लिए भी MSMEs अप्रोच करते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs के पास कि हमें वर्किंग कैपिटल। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने एक उनका छोटा सा बिज़नेस है और बिज़नेस के चलते उनको एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया, काफ़ी बड़ा ऑर्डर था उनके स्केल ऑफ ऑपरेशंस के हिसाब से, और उनको वो प्रॉब्लम आई। उन्होंने अपने जहाँ पे उनका बैंक अकाउंट था उसको अप्रोच किया, वहाँ से उनका काम नहीं बना क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर इतना अच्छा था। तो उनको लगा कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करना चाहिए ताकि मैं इस ऑर्डर को एक्सिक्यूट करूँ, और वो ऑर्डर के लिए फिर वो एक NBFC के पास गए और NBFC से उनका लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो गया और उन्होंने वो ऑर्डर एक्सिक्यूट करा, जो कि उनकी एनुअल टर्नओवर से 4 गुना बड़ा ऑर्डर था। तो 1 साल के अंदर ही उनकी टर्नओवर इतनी शूट अप कर गई, और इसका कारण यही था कि उन्होंने NBFC को अप्रोच करके उस ऑर्डर को एक्सिक्यूट करा। जी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इनकरेजिंग ऑल्सो कि लोन लेकर अगर आप अपना बिजनेस इतना बढ़ा सकते हैं। और ख़ासकर ये भी बात है कि अगर लोन नहीं डिसबर्स किया जाएगा, और एक टाइम पर आया था ये इशू कोविड के बाद शायद, जब लोन्स नहीं दिए जा रहे थे या बैंक्स पर बहुत रेगुलेशंस हो गए थे, तो NPAs को लेकर सवाल उठ रहे थे और बैंक्स फिर बहुत डर रही थी अपना लोन देने में। इस वजह से थोड़ा इकॉनमी पे भी असर पड़ा था। लेकिन ये बताएं कि क्या कोई इसकी मैक्सिमम लिमिट है NBFCs की कि इतने करोड़ का ही लोन मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, और इनका इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? सुनिए जी, NBFCs अलग अलग NBFCs की अलग अलग कैपिंग होती है। कुछ की 5 करोड़ तक की है, कुछ की 2 करोड़। वो डिपेंड करती है कि उस NBFC के साइज़ पे उसका कितना AUM है, उतना कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, या उसका विंटेज कितना है, वो कितना एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और जनरली जो ये कैपिंग भी इनकी लोन के साथ साथ टर्नओवर पे भी होती है, क्योंकि ये MSME के कितने टर्नओवर तक वो NBFC लोन दे सकती है। जैसे कि हमारे MSME की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ने टर्नओवर सेट कर रखे हैं, तो उसी तरीके से NBFC ने भी ये टर्नओवर और लोन की कैपिंग कर रखे हैं। इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हायर साइड में बैंक से होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो NBFCs की बोरोइंग कॉस्ट होती है, क्योंकि वो जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं से उसको बोरो करते हैं, मेनली वो बैंक से बोरो करते हैं या कैपिटल मार्केट से लेते हैं। तो उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी हायर साइड होती है, क्योंकि उन्हें बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, फिर उन्हें आगे कस्टमर को पास ऑन करके वो अपने प्रॉफिट भी निकालना है।
तो उनका जनरली 16-17% के इंटरेस्ट रेट में उनका वैरी करता है रेंज, और ये उनकी अपनी भी क्रेडिट रेटिंग पे भी डिपेंड करता है जो कि रेटिंग एजेंसीज असाइन करती है। जैसे कि अगर आप AA, AAA रेटिंग वाले NBFCs होंगी, उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, तो वो जो है कस्टमर को भी वो बेनिफिट पास ऑन करेंगे। तो अगर हम एक रेंज की बात करें तो वो 13% से 18% तक की इंटरेस्ट रेट का रेंज होती है, जिसमें NBFC जो है वो MSMEs को लोन प्रोवाइड करते हैं। जी, और अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एक मुद्रा लोन जो बजट में बताया गया था, उसमें 20 लाख तक का लोन मिल सकता है और 1% ही सिर्फ उसका इंटरेस्ट रेट होता है। तो वो क्या सक्सेसफुल है या नहीं है, या फिर वो क्योंकि उसकी कैपिंग है 20 लाख रुपीस तक की तो इसलिए बहुत यूज़फुल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो काफ़ी यूज़फुल है, और जो मैंने स्टडी करा है मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने उसको अवेल करा है और आज भी कर रहे हैं। और मुद्रा लोन में बस एक ये समस्या जो अभी हमने पहले भी डिस्कस करी थोड़ा ये आती है कि मुद्रा लोन क्योंकि वो बैंक्स के थ्रू ही रूटिंग होती है उसकी, तो जब आपको कोई मुद्रा लोन लेना होता है तो आपको बैंक के पास जाना पड़ता है और बैंक को ही डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। हालांकि कुछ NBFCs को भी उन्हें ऑथराइज़ करा है मुद्रा लोन देने के लिए, तो अगर वो NBFCs के पास जाने के लिए अगर प्रेफर करेंगे MSMEs, तो मेरे ख्याल जो मुद्रा लोन है वो वहाँ से उनको बहुत जल्दी अवेल कर सकते हैं और अच्छे से अपनी कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। जी, और MSME तो कहा जाता है कि बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की और हर इकोनॉमी की, तो ऐसे में MSMEs को जब NBFCs लोन देती हैं तो कुछ ऐसी भी होती हैं, जैसे सपोज मैन्युफैक्चरिंग के सर्विसेज को तो दे दिया, लेकिन जैसे कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कोई रिटेलर्स हैं, क्या उनको भी NBFCs देते हैं या कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं मिलता है लोन? सुनिए जी, NBFCs में अगर हम पहले MSME का अगर हम बात करें तो अगर इंडिया में देखा जाए तो करीब 6.3 करोड़ MSMEs रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अगर हम लोग इनफॉर्मल तरीके से जाएं, अनऑफिशियल डेटा में जाए तो करीब 11 या 12 करोड़ MSMEs ऐसे हैं जिनमें कि जो इंडिया में अभी जो है काम कर रहे हैं। तो उन 11-12 करोड़ की अगर क्रेडिट गैप की बात करें तो करीब 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। हालांकि NBFCs और बैंक जो हैं उनकी अगर क्रेडिट का हम हर ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखें तो वो 13-14% से जो है वो लगातार उनकी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, पर स्टिल अभी बहुत से MSMEs है जिनको रजिस्टर होना है और बहुत से ऐसे जो है MSMEs है जिनको अभी क्रेडिट जो है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा इसका रीज़न ये क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए एक्चुअली में NBFC का जो रोल आया वो कोविड के टाइम से ही आया है, क्योंकि कोविड के टाइम पे देखा गया कि बहुत से MSMEs ऐसे थे जिनको जो है उस दौरान पे काफ़ी सफ़र करना पड़ा, उनका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ या वो लोग जो है वो लोन पे नहीं कर पाए, और बैंक्स जो है वो NPAs के डर से काफ़ी बैकफुट हो रहे थे। स्पेशली MSMEs में भी जो लघु और सूक्ष्म हैं इनको लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक जो है थोड़ा सा पीछे हट रहे थे। तो उसी टाइम पे RBI ने जो है NBFCs का रोल काफ़ी ज़्यादा तरीके से सक्रिय किया और उन्होंने आगे आके जो है काफ़ी NBFCs को लाइसेंस भी मिला, सर्टिफिकेशन मिला और उन्होंने आगे आके MSMEs को लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। बट अभी जो है अगर हम ऐसे देखें कि कौन से ऐसे MSMEs हैं जिनको लोन नहीं मिल पाता, तो उनमें से वो MSMEs जिनका अभी काफ़ी मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कैश में है, यानी कि जो है वो कच्चे के काम में अभी ज़्यादा है, पक्के में वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो उनको लोन मिलने में दिक्कत अभी भी हो रही है, क्योंकि बैंक्स तो ऐसे MSMEs को एंटरटेन नहीं करते और NBFCs की भी एक लिमिट होती है कि वो कुछ परसेंटेज ही कैश का जो है वो अपने मॉडल में कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे MSMEs अगर उनको लोन की रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले तो उन्हें चाहिए कि वो उद्यम में जाके रजिस्टर्ड हो, ताकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है वो सारी उद्यम रजिस्टर्ड MSMEs के लिए ही होती हैं। तो अगर उन्हें वो स्कीम चाहिए का लाभ उठाना है तो पहले तो वो रजिस्टर हो उद्यम में, ज़्यादा GST का अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने बैंक स्टेटमेंट या बैंक्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको प्रॉपर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MSMEs को जो है वो लोन मिल पाए। तो एग्रीकल्चर पे भी लोन मिलता है? एग्रीकल्चर सुनिए जी, एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आता है। अच्छा। PSL, तो उसके लिए RBI ने एक अलग से बैंक को जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि वो अपने जो उनका बैंक का जो सिस्टम है उसमें से वो 40% जो है वो PSL यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाएंगे। MSME भी PSL में आते हैं, एग्रीकल्चर आता है, एजुकेशन का लोन आता है, हॉस्पिटैलिटी का लोन आता है, जो सेक्टर एक इकॉनमी को बिल्ड करता है वो सारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। जी, तो संदीप, जैसे एक तरफ तो बैंक्स हैं, एक तरफ फिनटेक्स हैं, उन दोनों के बीच में कहा जाए कि MSME है,
सॉरी NBFCs हैं, और NBFCs का अगर देखा जाए तो जो कॉर्पोरेट बैंकिंग से शिफ्ट है, क्या वो मतलब कहाँ पर ये फिट होते हैं, क्योंकि बैंक तो ये है नहीं, इनका मतलब बिजनेस मॉडल क्या है? जैसे उधार, जैसे एक तरह से पहले ब्याज पर पैसे दिया करते थे, जो कि जैसे अनरिकग्नाइज्ड एंड ऑल, क्या उसी को एक रिकग्नाइज तरीके से एक कॉर्पोरेट सेक्टर में लेकर आना वही एक चीज़ है या क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सोनिया बिल्कुल ठीक बोला। ये दोनों में से, दोनों के बीच का ही है, ना तो ये फिनटेक है ना ये बैंक है। क्योंकि बैंक के अंदर देखिए, आप कभी भी जाके अपना पैसा आप डिपॉजिट करा सकते हैं, कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो वो एक्टिविटी NBFC के अंदर नहीं हो सकती। NBFC जो है वो एक अपना फंड्स क्रिएट करते हैं, फंड्स क्रिएट करके उसको आगे वो लोन पे देते हैं। फंड्स कैसे क्रिएट करते हैं? मैं वही बताने वाला था। okay. तो फंड्स क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि वो फंड्स इकट्ठा करते हैं। अब फंड्स इकट्ठा करने का क्या तरीका है? फंड्स इकट्ठा करने का तरीका उनका ये होता है कि मोस्टली उनका जितना भी फंड्स आता है वो बैंकिंग सेक्टर से ही आता है। वो बैंक से वो लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेके वो आगे लोन देते हैं। फिर उसके बाद वो डिपॉजिट, क्योंकि NBFC भी दो तरीके के होते हैं, एक डिपॉजिट टेकिंग, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होते हैं वो तो छोटे NBFCs होते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपना पैसा डाल के आगे लोन देते हैं। लेकिन जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs होते हैं उनको डिपॉजिट लेना अलाउड होता है, यानी कि वो आप पब्लिक के पास जाके उनसे डिपॉजिट ले सकते हैं, उनसे फिक्स्ड, जैसे आप बैंक में जाते हैं और अपना एक बैंक फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, उसी तरीके से NBFC में भी आप जाके अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। उसके लिए आपको रेटिंग करानी पड़ती है, जो अलग अलग एजेंसीज हैं, क्रिसिल है, इकरा है, इनसे आपको रेटिंग करानी पड़ती है। फिर रेटिंग, अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपको डिपॉजिट ज़्यादा आएंगे और आप इंटरेस्ट कम, आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा अपने डिपॉजिटर को। एक बार फिर समझाएं, क्योंकि डिपॉजिट लेने का मतलब क्या हुआ? डिपॉजिट लेने का मतलब ये हुआ कि बैंक हो गया, तो NBFC और बैंक में क्या डिफरेंस रहा? और दूसरा, अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि आखिर NBFCs कौन से हैं, कुछ नाम अगर आप बताना चाहें, 5-6 नाम कंपनियों के जो NBFCs, फेमस NBFCs हैं। शायद बंधन भी पहले NBFC था और फिर बैंक बना। फिर बैंक बना, हाँ। तो देखिए, बैंक्स में और NBFCs में एक मेजर फ़र्क यही है कि आप बैंक में अपना पैसा जब मर्ज़ी जाके आप डाल दें और जब मर्ज़ी आप जाके निकाल दें। उसी तरीके से आपका एक बैंक अकाउंट मेंटेन है। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, आप अपने बैंक से चेक काटें या उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, वो पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ये सुविधा NBFC के पास नहीं है। NBFC में आपका कोई सेविंग अकाउंट नहीं खुल सकता, कोई करंट अकाउंट नहीं खुल सकता। आप सिर्फ डिपॉजिट के मामले में, डिपॉजिट का मतलब ये हो गया कि आपने अपना फंड्स, आपको मतलब 50,000 रुपये आपको कहीं पर इंटरेस्ट पे देना है, तो आप NBFC के पास गए, आपने अपने 50,000 रुपये जमा कराए, उन्होंने आपको एक फ़िक्स डिपॉजिट की रसीद दी और उसके ऊपर उन्होंने बोला हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे सालाना। तो उस तरीके से वो डिपॉजिट वो इस तरीके से लिया जाता है। ओके, तो मतलब कि जैसे जो भी डिपॉजिट कर रहा है तो एक तरह से एक पूल लिक्विडिटी जो है वो NBFC की बढ़ रही है और वो उसको आगे उधार पे दे सकते हैं और उससे कमा सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर आप NBFC में डिपॉजिट करेंगे ऋतु, तो क्या आपको ज़्यादा अच्छा फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलेगा कंपेयर टू बैंक्स? देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि डिपॉजिट और जो NBFC डिपॉजिट होती है या नॉन, मतलब D और ND, दो कैटेगरी की जो NBFCs होती हैं, इनमें मेनली ये डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट रेट के डिपॉजिट का नहीं होता है, क्योंकि RBI ने ये एक कैटेगरी इसलिए बना रखी है कि जो NBFCs जो है वो बाहर बढ़ के कैपिटल मार्केट से या फंड रेज नहीं कर सकती या बैंक के बोरोइंग पे भी उनकी कैपिंग है, तो वो जो है अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो एक डिपॉजिट सो कर लेती हैं। जैसे कि सोनिया जी, पोस्ट ऑफिस में एक होता है कि पोस्ट ऑफिस में हमारे जो है वो हम लोग बहुत सी स्कीम्स ऐसी आती है जिसमें कि हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, पर पोस्ट ऑफिस कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता है और वो किसी तरह का बैंक नहीं है, वो किसी तरह का NBFCs नहीं है। पर गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सी स्कीम्स है जिनको जो है हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू
थ्रू जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो एनबीएफसीज का भी एक रोल इसी तरीके का होता है कि मेनली जो उनका रोल है वो लोन प्रोवाइड करना है, डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट। जैसे कि आंकड़ों पे देखें तो आरबीआई में इस समय करीब 9,800 एनबीएफसीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें कि फर्दर कैटेगरी में हम जाएँ तो वो डिपॉजिट में आ जाती है, नॉन डिपॉजिट में। फिर वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट हैं, कुछ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में है, कुछ जो है वो क्रेडिट जो है क्रेडिट प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से आरबीआई ने बहुत डिफरेंट तरह की कैटेगरीज बना रखी हैं, लेकिन जो मेन पर्पस इनका है वो लोन प्रोवाइड करना है। डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट है या नहीं है, ये एक बस उनको सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने एक अलग अलग क्राइटेरिया बना। जैसे आपने बताया कि 9,800 एनबीएफसीज हैं, कुछ डिपॉजिट हैं, कुछ नॉन डिपॉजिट हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को करती हैं, कुछ कैपिटल को करती होंगी। तो ऐसे क्या सबने अपने अपने एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं और सिर्फ उन्हीं को स्पेसिफिकली लोन देते हैं? बिल्कुल सोनिया जी, जो जिन्होंने जिस कैटेगरी में अपने को रजिस्टर करा रखा है, जिस सेगमेंट में वो बेसिकली आते हैं, वो उन्हीं को जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो एनबीएफसीज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड जो फंडिंग होती है उसको वो करते हैं। तो लेकिन जो कुछ एनबीएफसीज ऐसी होती हैं जिन्होंने एक जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कि जैसे वो मशीनरी लोन है, सोलर पैनल है, ग्रीन फाइनेंसिंग है, या आपके जो एमएसएमईज के अलग डिफरेंट तरीके के वर्किंग कैपिटल्स है, ये सारे लोन भी वो प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ जो है वो स्पेसिफिकली जो कैटेगरीज हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, एग्रीकल्चर का है, ये जो है वो आरबीआई ने वो अलग कैटेगरी बना रखी है। जी, आपने ग्रीन फाइनेंसिंग की, लेकिन उससे मुझे एक वर्ड याद आया, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, जो कि बैंक्स में काफ़ी एक इशू रहा है, जिसकी वजह से वो एनपीए ना बढ़ जाएं, उसके लिए वो एवरग्रीन करते रहते हैं अपने लोन्स को। क्या जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो एनबीएफसीज के लिए सख्त हैं क्या? क्योंकि वो तो प्राइवेट कंपनीज हैं एक तरह से देखा जाए तो क्या बहुत रेगुलेशन है उनके ऊपर या नहीं है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स? नहीं, इन एनबीएफसीज़ के ऊपर काफ़ी रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है मैं बोलूँगा। कुछ मामलों में कम रेगुलेशंस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है। अभी आप पीछे देखें कि कुछ एक एनबीएफसी को, आईएफसीआई को उन्होंने बैन कर दिया कि आप लोन नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, उसको भी उन्होंने बैन कर दिया था कि आप ऑनलाइन कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो बहुत सारे रेगुलेशंस हैं इनके ऊपर, और उन रेगुलेशंस को अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी ऑपरेशंस को बहुत दिक्कत हो जाती है, वो ऑपरेशंस नहीं कर पाते हैं। तो रेगुलेशंस का तो मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी रेगुलेशंस एनबीएफसी को फॉलो करने पड़ते हैं। जी, तो ऋतु, जैसे आरबीआई का जो चाबुक चला अभी 4 एनबीएफसीज एनबीएफसीज के ऊपर, तो वो हाई इंटरेस्ट रेट शायद ले रहे थे। तो ये सब में हमारे दर्शक ना फंस जाएं, तो क्या इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा? इसमें सोनिया जी देखिए, आरबीआई का क्या है, चाहे वो एनबीएफसी हो चाहे बैंक्स हो, आरबीआई का क्लियर ये है इंडिकेशंस रहता है या डायरेक्शंस रहता है कि आप जो भी रूल्स रेगुलेशन से फॉलो करना है। जैसे कि पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन में आप अभी देखेंगे तो ये बहुत तेज़ी से बढ़े थे, करीब 60% की ग्रोथ हुई थी पर्सनल लोन और कंज्यूमर फाइनेंसिंग में। और उसी तरीके से एनपीएस भी बढ़ रहे थे, क्योंकि पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन्स में जो है आप किसी भी तरह का कोलैटरल नहीं देते हैं, वो जस्ट आपकी एलिजिबिलिटी और आपके जो बैंक स्टेटमेंट है, आपने कितना बैलेंस मेंटेन किया है, उसके बेसिस पे ये जो है लोन प्रोवाइड हो जाता है। तो आरबीआई ने ये पहले तो आरबीआई ने इसको कहा कि इसको कंट्रोल करना है बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों को, कि पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन्स को कम करें। एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने कभी भी इस तरह का कोई डायरेक्शन नहीं, उनका है कि जो एमएसएमई इंटरप्राइजेज हैं आप उनके वर्किंग कैपिटल पे बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, उनके टर्नओवर के अकॉर्डिंग, उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग। पर्सनल और कंज्यूमर का नहीं, वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने दिया हुआ है। तो लेकिन इसमें जो है कस्टमर्स को या बारोवर्स को जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी एनबीएफसीज हैं जिनका होल सोल फोकस पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन पे ही होता है। तो ऐसी एनबीएफसीज से थोड़ा सा इसलिए बच के रहें, क्योंकि जब कभी भी आरबीआई इसके अगेंस्ट में कोई भी डायरेक्शन लाएगा तो ये एनबीएफसीज सबसे पहले इम्पैक्ट होंगे। तो अगर आपने वहाँ से लोन लिया है और अगर एनबीएफसी में कुछ इम्पैक्ट आया तो वो आपके लोन को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ज़्यादातर जो है उन्हीं एनबीएफसीज में एमएसएमईज के लिए स्पेशली जाना चाहिए, जो एनबीएफसीज 100% एमएसएमईज को लोन देते हैं, जिनका जो है वो रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, रेटिंग एजेंसी से उनका रेटिंग एटलीस्ट ए से प्लस से ऊपर हो, AA हो, तो AAA तो बहुत अच्छी है, मतलब A+ AA हो सकती है। और प्लस उनका एक अच्छा AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसका विंटेज अच्छा है, जिसने जो है सीजनिंग हो चुकी है उनकी साइकिल का, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बोरोवर्स देख सकते हैं लोन लेने से पहले एनबीएफसीज में। तो जैसे आपने कहा कि पर्सनल और कंज्यूमर लोन की बहुत सारी
ऐसी NBFCs थी जिन पर अभी कंट्रोल किया गया है, और इस पे ना कई सारे न्यूज़ आती रहती हैं कि ऐप पे लोन मिल रहे हैं, और अगर आप YouTube देखें तो YouTube भरा हुआ है उन सब से कि आपको लोन तो मिल गया है, वापस मत करो। तो ये जो तरीके हैं, हमारे तरीके फॉलो करो, मतलब ये बरगलाने वाली बातें हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारे दर्शक ना फंसें, इसके लिए अगर आप हमें समझाना चाहें। इसका लिए सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि जो भी इस तरह के ऐप बेस्ड है या जहाँ पे भी जो आपको इजी मनी जो है, वो ऐसा नहीं है कि इजी मनी हमेशा आपके लिए अच्छा होता है। ईजी, क्योंकि कोई भी पैसा जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको मिनट्स में पैसे देने की अगर बात करता है तो वो उस चक्कर में कभी नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि एक NBFC जो कि कहती है कि हम बैंक से पहले आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, उसको भी अप्रूवल देने में 60 मिनट्स लगते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन देखने में 5 दिन का समय लगता है। तो जो भी ऐप बेस्ड आपको ये कहते हैं कि नहीं हम इस लोन्स को आपको मिनट्स में आपको दे देंगे, 5 मिनट 10 मिनट्स में, इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि ये आप कहीं से भी पैसे अगर बोरो कर रहे हैं तो वो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ये सोच के बोरो करना कि हम इसका रीपेमेंट नहीं करेंगे, हम इसकी EMI नहीं देंगे, ये सब चीज़ें में कभी भी जो है ये लीगल नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। मोबाइल में आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके लोन ले रहे हैं तो आपके पर्सनल डिटेल क्योंकि मोबाइल में रहती है, तो वो आप ईजिली जो है वो आप उसके फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो YouTube या ये आप प्रॉपर NBFC में जाइए, आप RBI की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वो सारी NBFCs की लिस्ट मिल जाएंगी जो कि RBI के अंडर रजिस्टर्ड हैं। आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सी NBFC आपको सूट कर रही है, आप उस पर जाइए, उसका जो हिस्ट्री देखिए, विंटेज देखिए, फिर आप जो है लोन लीजिए। ईजी मनी से बचना चाहिए। जी, तो संदीप, क्या जैसे सपोज किसी की मॉल में शॉप है या शोरूम है, क्या वो भी MSME के अंडर ही आते हैं? सर्विस इंडस्ट्री में, या फिर कोई छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रहा है कोई, तो उन सबको आगे बढ़ाने में किस तरह से MSMEs अब तक कामयाब रहे हैं, NBFCs कामयाब रहे हैं, और किस तरह से कि इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है? जी सोनिया, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो जैसे मॉल के अंदर कोई शॉप है, आप मॉल की बात करें, मैं तो बोलूँगा आपके बराबर में नुक्कड़ पे कोई चाय वाला भी है, वो भी एक MSME के दायरे में आता है। क्योंकि MSME का जो एक्ट है उसके अंदर उन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से कम है और आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, तो वो सारे MSME के अंदर आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको MSME में, जैसे ऋतु जी ने बताया कि MSME में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप MSME में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको जो गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो क्या जो उद्यम में जो रजिस्ट्रेशन करवाना है वो आसान है? मतलब कोई भी करवा लेगा? सपोज अगर आप जैसे चाय वाले की बात करें तो चाय वाला भी करवा लेगा? कोई भी करा सकता है, बहुत आसान है। और उसमें आपको बस अपने KYC डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और आप उसमें आपका जो मोबाइल है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। आप उद्यम की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, और आपके पास OTP आएगा। OTP आप वैलिडेट करिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है, कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। जी ऋतु, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें और अपने एक्सपीरियंसेस कुछ बताइए हमको कि कुछ इश्यूज आए हों लोन डिसबर्सल में, या फिर लोन किसी ने रीपे ना किया हो, तो उस सब के MSME और NBFCs का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का चला है? सोनिया जी, ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी लोन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन होता है, उसका जितना लोन देने में जितना वो सक्रिय होता है, उतना वापस लेने में भी उसका उतना ही जो है पोटेंशियल जाता है या लेबर जाता है। क्योंकि कलेक्शन भी एक बहुत ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा फील्ड है जिसको अगर आपका एफिशिएंट नहीं है तो फिर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट नहीं कर पाएगी। तो MSMEs का, जैसा कि संदीप जी ने कहा, उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत आसान होता है। वो ईजिली जो है वो गवर्नमेंट ने इतना इसको ईजी बना रखा है कि आप जाके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई जितने भी MSMEs हैं, अगर आप लार्ज को, मतलब लार्ज स्मॉल इनको छोड़ दीजिए, तो लघु तो जो है एक किराने की दुकान, एक दूध की दुकान, एक सैलून हो गया, आपके पार्लर हो गए, ये सभी जो हैं वो लघु उसमें आते हैं, एंटरप्राइजेस में आते हैं। तो MSME रजिस्टर करने के बाद, लेकिन रीपेमेंट, आप लोन, आपको MSME में रजिस्टर भी आपने कर लिया, आप NBFC के पास जाकर आपने लोन भी ले लिया, कोलैटरल लिया या नॉन कोलैटरल लिया। अगर आपका टिकट साइज स्मॉल है तो आपने नॉन कोलैटरल लिया, टिकट साइज आपका बड़ा है तो आपने कुछ भी, जनरली लोग अपना कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ही जो है वो कोलैटरल बना के लोन लेते हैं।
बट बात जब आती है रीपेमेंट की, तो रीपेमेंट में ऐसा हमारा मानना है एनबीएफसीज का कि एमएसएमई अच्छा है, एमएसएमई की नीयत हमेशा से लोन पे करने के लिए है। जिसको बिजनेस चलाना है, जिसका घर उस बिजनेस से चल रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो लोन का रीपेमेंट नहीं करे। पर कभी कभी ऐसी हालात हो जाते हैं, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि जब उस एमएसएमई के जिस पे ऑर्डर पे या जिस चीज़ पे लोन डिपेंड कर रहा है वो नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वहाँ पे रीपेमेंट की दिक्कत आती है। तो हम लोग एनबीएफसी जो है उनको समय देते हैं। हमने जो है वो डेलिक्वेंसी के पीरियड बना रखे हैं। 30 दिन के में अगर उसने पहले ईएमआई मिस की तो हम उसे एक पहला वार्निंग साइन देते हैं कि आपने अपना पहला ईएमआई मिस किया। उसके बाद अगर वो दूसरी ईएमआई मिस करता है तो फिर हमारे एग्जीक्यूटिव जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, उससे पूछते हैं कि कैसे, अगर आपको कैश में देना है तो आप कैश में भी दे सकते हैं, कैसे आप दे सकते हैं, उसकी समस्या को समझता है। फिर जब 90 दिन तीसरे महीने की ईएमआई, जो तीसरी ईएमआई जब मिस होती है, तब जाके जो है हम उसको इस डेलिक्वेंसी में एनपीए में डालने के लिए उसको करते हैं। यानी कि 90 दिन का पीरियड जो है एक एमएसएमई के पास होता है। इस 90 दिन में अगर उसने अपनी ईएमआई को पूरी कर ली तो वो एनपीए में नहीं जाता है, डेलिक्वेंसी में नहीं जाता, आरबीआई को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 90 दिन का पीरियड एनबीएफसीज देते हैं और वो उस 90 दिन में कोशिश करते हैं कि एमएसएमई जो है वो अपना रीपेमेंट कर सके, चाहे कैश में दे या जिस तरीके से भी उसको देना है, वो एटलीस्ट अपनी ईएमआई को जो है वो भर के अपने लोन को कंटिन्यू कर सके। लेकिन अगर सपोज किसी ने रीपेमेंट नहीं किया अपने लोन का, तो क्या फिर उसको दोबारा लोन कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, अगर ऐसा, देखिए हम लोग तो मानते हैं ये चीज़ कि जो सिबिल स्कोर हमारा होता है वो, आप अगर एक क्रेडिट कार्ड में भी आपका डिफ़ॉल्ट हुआ तो उससे भी वो इम्पैक्ट होता है। अगर एक क्रेडिट कार्ड का आपने एक बार भी पेमेंट नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर उससे इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपका कभी भी लोन पे इस तरह के का आपने 90 दिन क्रॉस किया, फिर आपका एनपीए में चला गया, आरबीआई के पास रिपोर्टिंग हो गई सब है, तो आपका सिबिल स्कोर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोन जो लेने जाओगे तो या तो आपको पहले अच्छे इंस्टीट्यूशन बैंक से तो आपको लोन नहीं मिलेगा, और जो अगर आपको लोन मिलेगा तो वो ऐसे एनबीएफसी से मिलेगा जो कि जो है जिनका, जैसे कि वो ऐप बेस्ड हो गए आपके यूट्यूब में, या वो एनबीएफसी जो पर्सनल लोन को ज़्यादा महत्व देती हैं और कंज्यूमर लोन को, और जिनके रूल्स उन्होंने इतने ईजी बना रखे हैं कि जो ईजिली लोन दे दें लेकिन फिर उनके फ्यूचर का भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आता है अगर आप का रीपेमेंट कभी भी स्किप होती है। जी, और संदीप, जैसे इन्होंने बताया कि लायबिलिटी मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सब पैसा जो दिया है वो वापस भी आ जाए, लेकिन हमने देखे हैं कि कुछ कोलैप्स भी हुई हैं एनबीएफसीज, तो क्या वहाँ पर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू रहा है या फिर ये वापस नहीं आया पैसा, ये भी एक इशू हो सकता है? जी बिल्कुल, ये दोनों ही मैटर्स, दोनों ही इश्यूज कई बार इन्वॉल्व होते हैं। आप देखिए कि जब 2008 का जब क्राइसिस आया था तो उसके अंदर यही हुआ था कि उन्होंने लोन्स इतने ज़्यादा दे दिए थे और जब लोन्स का जो रिटर्न आना था वो रिटर्न आया नहीं। रिटर्न नहीं आया तो उन्होंने जाके अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको जब सेल करने की कोशिश करी तो प्रॉपर्टीज़ के रेट एकदम गिर गए, क्योंकि जब सारे बैंक्स मिलके प्रॉपर्टीज़ सेल करेंगे तो रेट उनके गिर जाएंगे। तो उसमें इशू यही क्रिएट हुआ था कि क्योंकि आपके पास फंड्स नहीं थे उनको पे बैक करने के लिए, तो फिर उसके अंदर वो क्राइसिस आ गई और वो अपने डिपॉजिट की तरफ डिफ़ॉल्टर्स हो गए, अपने जो जिनसे भी उन्होंने लोन लिया था उनकी तरफ वो डिफ़ॉल्टर्स हो गए। तो मेन रीज़न ज़्यादातर यही होता है कि जब आपके पास फंड्स ही नहीं है पे करने के लिए, आपके पास रिकवरी नहीं हो रही है, जैसा कि अभी ऋतु जी ने बताया कि अगर एनपीएज आपके बढ़ेंगे तो आप अपनी रिपेमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाएंगे, आपके बोरोअर्स आपकी रिपेमेंट्स नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से आप भी आगे रिपे नहीं कर पाएंगे, तो उसी तरीके से वो एनबीएफसी या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रैश हो जाएगा। तो यही इसका मेन कारण रहता है। जी, तो ऋतु, हम अपने दर्शकों को अगर बताना चाहें कि अगर वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या उनके मन में है कि कोई बिज़नेस करना है और उनको फंड्स चाहिए, तो जिस तरह से हमने अपने शो में बताया है, आपको अपने आइडिया, सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया ही होता है, उसके बाद आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आपको लोन लेना होगा, उससे पहले आप अपने बिज़नेस को उद्यम में या एज उद्यम उसको रजिस्टर कीजिए ताकि आपको लोन मिलने में आसानी होगी। और उसके बाद का प्रोसेस आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर
ये देखें कि कौन सी एनबीएफसी आपको लोन देगी, अगर दर्शकों को बताएं आप तो। हाँ बिल्कुल सुनैना जी, आपने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो इसमें बस यही ऐड करना चाहूँगी मैं कि दर्शक जितना ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी कस्टमर्स बोरोवर्स को उतना ज़्यादा अच्छा है। आप जो है जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे हर चीज़ में, आपका अपना आपको पैसा लेना है, ये जैसा मैंने कहा कि पैसा लेना आसान होता है, लेकिन उसके साथ उसको जो रीपेमेंट जिसको वापस करना होता है वो भी एक चीज़ उसके साथ अटैच होती है। तो आप जब भी अभी आपको लोन लेना है तो आप जो है अगर वापस करने की नीयत रखते हैं तो आप पूरी रिसर्च एनालिसिस करके आप देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना लोन आपको चाहिए। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोन लेने के लिए नहीं सोचिए कि आप उसको पेमेंट ही नहीं कर पाएँ, आप उसको कितना मैनेज कर सकते हैं, कौन से ऐसे एनबीएफसीज या बैंक्स हैं जिनके थ्रू आप जाके लोन ले सकते हैं, आप कैसे गवर्नमेंट की स्कीम का, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत से स्कीम्स निकाली है, बहुत सी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं, बट उसके लिए बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, उन सबको आप पूरा करें और आप ये सारी चीज़ों को देखकर समझ के ही लोन के लिए अप्लाई करें कि मुझे लोन चाहिए, कम इंटरेस्ट रेट में चाहिए, या अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी मैं दे रहा हूँ तो उसमें मेरे क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे मेरे को कस्टमाइज प्रोडक्ट्स के ऊपर मुझे मिल रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है मेरी। और ज़्यादातर जो है वो कोलैटरल लोन के ऊपर जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। नॉन कोलैटरल जो है छोटे टिकट साइज़ के लिए ठीक है, लेकिन आपको बड़ा लोन चाहिए तो हमेशा जो है आप कोलैटरल वाले लोन में ही जाना चाहिए। जी संदीप, आखिर में आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे एमएसएमई के, अगर कोई हमारे दर्शक इस समय देख रहे हों शो? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एमएसएमई के जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको एक तो अपनी अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं एनबीएफसीज़ में, गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं, और साथ में उनको अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए भी कुछ लर्निंग अपनी बढ़ानी चाहिए ताकि वो अपने जो फंड्स हैं उनको अच्छे से मैनेज कर पाएँ, और जब वो लोन लें तो वो देखें कि जो वो इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो क्या वो इंटरेस्ट वो रिकवर कर रहे हैं, क्या उसमें से वो प्रॉफिट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनका बिजनेस फिर आगे से आगे ग्रो करेगा। जी, तो पैसे से पैसा बनता है जैसा कि अक्सर कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। तो पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।